हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बात करी थी और हमारा जो अभी ऑब्जेक्टिव यह है कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालने के लिए अर्थात अपने उस डेटा जो हमको दिया गया है उसकी बेसिस पर जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकाले जाते हैं उसके लिए हमारे जो भी टूल यूज़ होते हैं उनके पीछे की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको मुझे एक एक करके समझना है और उन फंडामेंटल्स को हमको यूनिवेरिएट से स्टार्ट करना है और उसको मल्टीवेरिएट तक ले करके आना है जहाँ भी संभावना है। तो इसी डायरेक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले अपने रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझा था। अब हम आज बात करते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शंस के बारे में। प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं? आप अगर एक आम भाषा में, साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करिए कि हमारे जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारी प्रोसेसेस हो रही हैं, उनके होने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के साथ में उनकी एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होती है। जैसा कल हमने बात करी थी या हमने अपने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि हर एक रैंडम वेरिएबल के साथ में हम एक उसकी प्रोबेबिलिटी को भी एसोसिएट कर देते हैं, जिसके द्वारा हमको उस रैंडम वेरिएबल का जो बिहेवियर है उसके बारे में पता चल जाता है। और रैंडम वेरिएबल का बिहेवियर क्या है? रैंडम वेरिएबल हमारा उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरीके से हमारी प्रोसेस बिहेव कर रही है। कि अर्थात अगर हम कहें कि किसी क्लास में 95% नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और 0% आने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होती है, अलग अलग होती है, तो ये जो रैंडम वेरिएबल है हमारा इसी प्रोसेस को कि भिन्न भिन्न प्रकार के नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है उसको डिनोट करता है। अब जब रैंडम वेरिएबल हमारा भिन्न भिन्न तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कार्य कर रहा है और उसके द्वारा उन प्रोबेबिलिटीज़ को जनरेट किया जाता है। उन्हीं उस तरह के जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हम सामान्य भाषा में प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। और हमारे पास दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो इन्हीं प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं और जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो इन्हीं प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। तो इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ हमारे जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हम निकालते हैं उसका एक ये फाउंडेशन होती हैं। और उसके साथ में हमारे पास भिन्न भिन्न तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को कंप्यूट करने के लिए अलग तरीके के प्रोबेबिलिटी फंक्शंस होते हैं। कैसे? अगर हमको अगर एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमको किसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है लेकिन उस पॉइंट तक की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस लेक्चर में चलिए हम इसी तरह के जो हमारे प्रोबेबिलिटी फंक्शंस होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और उनके द्वारा हम इस प्रोबेबिलिटी को किस प्रकार से निकालते हैं उसकी बात करते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और अपने इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपने इस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के संदर्भ में जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसको हम पीडीएफ कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का पी, डेंसिटी का डी और फंक्शन का एफ। तो यह पीडीएफ मिल करके हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। अब बात ये आती है कि हम जो भी अपना प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम अपने मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हर की उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर कुछ भी जो भी हमारे कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई होना चाहिए और हर एक मैथमेटिकल जो भी प्रॉपर्टी है उसके सेटिस्फाइड होने के कुछ हमारे कारण भी होते हैं जिनको हम अपने रियल लाइफ के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो हमारे इन प्रोबेबिलिटी फंक्शंस की का जो मैथमेटिकल सेटअप है हम उसकी बात आज करेंगे और अपने जो भी हमारे भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट्स हम समझने वाले हैं उनको हम मैथमेटिक्स की निगाह से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम कहते हैं कि कोई हमारा फंक्शन है एफ एक्स, राइट, तो इस फंक्शन को हम एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं जबकि वो हमारी इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या है
एक्स की सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमारे रियल नंबर्स में लाई करती हैं, उनके लिए हर एक पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू अर्थात इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, अर्थात ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है। और अगर हम इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, अर्थात माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स को अगर हम निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू हरदम 1 के बराबर आएगी। और यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि x की जो भी वैल्यू हमारी है वो हमारी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, और इसके द्वारा हम अपने कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनको अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझने की बाद में कोशिश करेंगे। अब एक तो बात यही आती है कि यह प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारा है क्या और ये कहाँ से आता है, राइट। तो अगर हम अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और अगर हम अपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हम लोग आपको याद होगा जो भी हमारा डेटा होता है उस डेटा की बेसिस पर हम हिस्टोग्राम तैयार करते हैं। और हिस्टोग्राम को आप अगर आपका एक रीजनेबल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं, अगर आप तैयार करेंगे तो इसी प्रकार का देखिए कुछ आएगा, राइट। ये हिस्टोग्राम आपको क्या दिखाता है? आप अगर देखेंगे कि जो हमारा हिस्टोग्राम का जो हमारा स्ट्रक्चर होता था, वहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर हम एक्स की जो भी वैल्यूज़ लेते थे और वाई एक्सिस पर हम अपनी फ्रीक्वेंसी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते थे। लेकिन हम यहाँ पर अभी हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या खास बात होती है कि यह हरदम 0 और 1 के बीच में होती है। फिर हम क्या करते थे, हमारी जो भी x की वैल्यूज़ आती थी उनको हम डिफरेंट इंटरवल्स में अगर हम डिवाइड करते हुए उनकी क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको इस प्रकार से प्लॉट करने की कोशिश करते थे। और जो भी हर एक बार का जो हमारा एरिया आता था वो हमारी उस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता था। और अगर हम बार की जो विड्थ होती उसको बराबर मान लेते थे तो जो बार की हाइट को देख करके हमको पता चल जाता था कि किस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कम या ज़्यादा है, राइट। तो अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को सोचें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसको हम जो उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी है उसी से हम इसका रेशियो निकालते हैं। तो ये भी हमारी 0 और 1 के बीच में हरदम होती है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है जो आपने पहले पढ़ के रखी थी कि कोई भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है, जो भी हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उनकी संख्या डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट। तो उसको आप और इसको आपने एक m/n के फॉर्म में समझने की कोशिश करी थी। तो अगर आप इस प्रोबेबिलिटी को अपनी इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैच करने की कोशिश करें तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये भी हमको एक प्रकार की प्रोबेबिलिटी देती है। तो इस हिस्टोग्राम को अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने यहाँ पे एक लिया हुआ है, और अगर हम इस हिस्टोग्राम के हर एक हिस्टोग्राम में जो उसका बीच का पॉइंट है, राइट, उसको अगर हम ले लेते हैं इस प्रकार से, और अगर हम एक ऐसा स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं कि जो इन सारे के सारे मिड पॉइंट्स के बीच से होता हुआ जा रहा है, अगर हम कहें जैसे कि इस तरीके का अगर हम ड्रॉ करते हैं, राइट, मैं हाथ से कर रहा हूँ तो हो सकता है कि बहुत अच्छा कर्व नहीं बनेगा, लेकिन ये जो हमारा कर्व है इसको मैंने देखिए अपनी इस दूसरी पिक्चर में नीले रंग से यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है। तो ये कर्व क्या है, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, अगर हम मान लीजिए इस वाले बार की बात करते हैं तो ये हमको कर्व यहाँ पर इसमें क्या दिखा रहा है, ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, या अगर हम कहें इसको हमने यहाँ पर एफ एक्स अर्थात जो अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसकी वैल्यू को लिया हुआ है। अर्थात कोई वैल्यू अगर हमारी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर हम कहें ए से बी के बीच में अगर लाई कर रही है तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसको हम यहाँ से जो भी हमारी वैल्यू आई है वो वाई एक्सिस पर वहाँ से देख करके निकाल सकते हैं, राइट। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आप अगर एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझने की कोशिश करें तो हम जो भी हमारा डेटा आता है उससे हम हिस्टोग्राम तैयार करते हैं और हिस्टोग्राम की जो मिडिल वैल्यूज़ होती हैं उनको जॉइन करता हुआ एक स्मूथ कर्व खींच देते हैं और वो हमारा उस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी का बिहेवियर है उसको दिखाता है।
इसका मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि अगर कोई वैल्यू, आप हमारे इस नीले रंग के पेन पर ध्यान दीजिएगा, कि अगर हम कहें कि कोई वैल्यू हमारी इन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी इस कर्व से, अगर हम कहते हैं बार नंबर 1 से डिनोट होती है। और अगर कोई प्रोबेबिलिटी की अगर हमको निकालनी है कि जहाँ पर हमारी x की वैल्यू सपोज़ हमारी इस रेंज और इस रेंज में अगर लाई करती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पर होती है। तो ये हमारी बार नंबर 2 को अगर हम ले लेते हैं, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर हम कह रहे हैं कि जो बार नंबर A में जो हमारी वैल्यूज़ हैं A1 B1 है, और बार नंबर 2 में जो हमारी इसकी लिमिट्स हैं A2 B2 हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई रैंडम वेरिएबल x अगर A1 और B1 के बीच में वैल्यू लेता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं यहाँ पर निकाली जाएगी, यहाँ पर होगी। और अगर वही रैंडम वेरिएबल अगर हमारा A2 और B2 के बीच में अगर वैल्यू लेता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ से निकाली जाएगी। तो देखिए, ये जो हिस्टोग्राम भी हमको एक प्रकार से उस प्रोबेबिलिटी का जो बिहेवियर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए हम इस हिस्टोग्राम की सहायता से भी अपनी इस प्रोबेबिलिटी को देखने की कोशिश करते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे कर्व बनाया हुआ है, ये इसी कर्व को हम एक सिंपल सी भाषा में प्रोबेबिलिटी प्रोपेंसिटी फंक्शन का कर्व होता है मान सकते हैं। अब ये कर्व हमारे जिस प्रकार से हमारे भिन्न भिन्न तरह की घटनाएं होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अगर हम कोई भी अगर अपनी एक अगर हम यहाँ पे बार लेते हैं, बार नंबर 1 और बार नंबर यहाँ पे लेते हैं 2, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी रेंज इन दो पॉइंट्स की A1 B1 है, और बार नंबर 2 में हमारी इन जो क्लास का इंटरवल है A2 B2 है, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमारा रैंडम वेरिएबल x है, तो उसके A1 और B1 में होने की जो प्रोबेबिलिटी है A2 और B2 के बीच में लाई करने की प्रोबेबिलिटी से कहीं ज़्यादा है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमारी एक प्रोबेबिलिटी का एक एस्टिमेट होती है, कब, जब वह वैल्यू हमारे उस इंटरवल के अंदर लाई करती है, राइट। और अगर आप ऐसे मानिए कि इन जो भी आपने यहाँ पे जो भी ये जो अपनी बार्स ली हुई हैं, इनकी अगर विड्थ को आप अगर बहुत कम करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, तो ये जो आपका कर्व है या आपका ज़्यादा एक्यूरेट या जो ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस कर्व के अंदर जो भी हमारा एरिया है वह हमारी उस प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, राइट। कि जैसे कि अगर हम कह दें कि कोई हमारा पॉइंट अगर A1 और B1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस वाली जो हमारी बार नंबर 1 का जो एरिया है वह हमारा उस रैंडम वेरिएबल की A1 और B1 के बीच में वैल्यूज़ एज्यूम करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको दिखा रहा है, राइट। अर्थात कि अगर हमारे ऑब्जर्वेशन के जो मेजरमेंट हैं A1 B1 के बीच में लाई करेंगे, तो उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, राइट। अब इसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन के साथ में आप अगर सोचें, तो हमारे पास दो तरह के प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। कि अगर हम कहते हैं कि सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में हमारी आज बारिश होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 10 से 11 बजे के बीच में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और 11 से 12 बजे के बीच में बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो यह तीनों प्रोबेबिलिटी हमारी अलग अलग आएंगी। तो इसको हम अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हमको 12 बजे तक बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को बताइए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सुबह 9 बजे से हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को मेजर करना, तो हमको फिर 9 बजे से स्टार्ट करके 12 बजे तक हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी जो भी बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है उसको हमको निकालना पड़ेगा, राइट। तो जब हम तो इसमें से हम क्या करेंगे कि हम अपनी 9 से 10 बजे तक के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर 10 से 11 बजे तक के होने की प्रोबेबिलिटी और 11 से 12 बजे के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी को हम एक साथ जोड़ देंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह की कंडीशन में जहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट तक होने की जो प्रोबेबिलिटी को निकालना होता है, उसको हम अपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के द्वारा निकालते हैं। और इस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमारे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CDF कहते हैं। C माने क्यूमुलेटिव का C, डिस्ट्रीब्यूशन का D और फंक्शन का F। इसको हम कह देते हैं
CDF। तो इसको हम चाहे CDF या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहें, या उसको हम एक आम भाषा में, साधारण सी भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह देते हैं, और इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूजुअली हमारी स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में जब भी हम कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लेंगे तो अपना जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं ऐसे, और जो हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको हम कैपिटल F से लिखते हैं, राइट। तो अगर हम कहें कि x हमारा कोई भी एक रियल नंबर है और रैंडम वेरिएबल हमारा है कैपिटल X, तो उसका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, कैपिटल Fx इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x। तो यहाँ पे देखिए ये वाला x क्या है, ये आपका रैंडम वेरिएबल है, ये स्मॉल x क्या है, ये इसकी वैल्यू है। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि कोई रैंडम वेरिएबल हमारी किसी पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज 20, इससे हमारी कम वैल्यू लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका मतलब ये है कि x हमारा जो भी 20 से ज़्यादा वैल्यूज़ हो गई, चाहे 1 होगी, 2 होगी या कुछ भी हो सकती हैं, वो 20 तक की टोटल वैल्यूज़ की होने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेगा, राइट। तो ये जो हमारा कैपिटल F हो गया, ये हमको क्या दिखा रहा है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल x अगर हमारा स्मॉल x से बराबर या कम वैल्यूज़ को लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और ये हमको कैपिटल Fx के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, राइट। अब अगर हम इसकी बात करें कि हमको इस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को किस तरीके से निकालते हैं, और उसी की बेसिस पर हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी आती है कि हम अपने रैंडम वेरिएबल x को कंटिन्यूस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी रैंडम वेरिएबल हमारा x हमारा कंटिन्यूस तब होगा जब उसका एक फंक्शन स्मॉल fx इस प्रकार से होगा कि जहाँ पर x हमारा r को बिलोंग करता है, तो कैपिटल x हमारा -∞ से x ft dt के बराबर होगा, राइट। तो आप अगर समझने की कोशिश करिए अगर, तो ये स्मॉल f क्या है आपका, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो हमने बाद में लिया था, और जो कैपिटल Fx आपका क्या है, ये आपका CDF है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है। और अगर हम एरिया के द्वारा इसको समझने की कोशिश करें अगर, तो यहाँ पे कहीं हमारा -∞ है और यहाँ पे कहीं हमारा x है और ये हमारा यहाँ पर Fx है। अगर का ये कर्व है, तो हम अगर -∞ से x तक के इस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो यह बेसिकली ये जो इंटीग्रल है ये हमारा इस एरिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये जो हमारा कैपिटल Fx है, ये हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x हो गया, और स्मॉल fx हमारा है, ये हमारा रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कैपिटल Fx का अगर हम फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव लेंगे, अर्थात d/dx ऑफ कैपिटल Fx, ये हमारा स्मॉल fx अर्थात PDF के बराबर आएगा। PDF की वैल्यू को भी हमारी स्मॉल x के ऊपर होगी, राइट। और ये हमारा सारे f के कंटिन्यूटी पॉइंट के ऊपर होल्ड करेगा। तो ये हमारे इसकी रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है कि किसको हम अपने CDF और PDF का इस्तेमाल करते हुए दे सकते हैं, राइट। अब हम कुछ यहाँ पे अपने इस CDF की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम देख लेते हैं, और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ चुने हुए कॉन्सेप्ट की ही बात हम कर रहे हैं जिनका हमको आगे इस्तेमाल पड़ने वाला है। और इन कॉन्सेप्ट्स को हम आप देखेंगे कि यूनिवेरिएट में डिस्कस कर रहे हैं, और उसको बाद में हम मल्टीवेरिएट सेटअप में एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अपने इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके द्वारा हम अपनी भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज़ को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसकी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा रैंडम वेरिएबल है कैपिटल X और उसका जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो है कैपिटल Fx। अब अगर हम यहाँ पे दो कोई नोन वैल्यूज़ लेते हैं या नोन कांस्टेंट लेते हैं, सपोज x1 और x2, ये हमारे नोन कांस्टेंट हैं, और इसको हमने इस प्रकार से लिया है कि x1 हमारा x2 से छोटा है, x1 लेस देन x2। तो अगर हम कैपिटल X रैंडम वेरिएबल के x1 और x2 के बीच में लाई करने की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज ग्रेटर देन x1 एंड लेस देन x2, अर्थात कैपिटल X हमारा x1 से ज़्यादा है और x2 से छोटा है, तो यह प्रोबेबिलिटी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं।
fx2 माइनस fx1, अर्थात जो हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है fx, उसकी हम x2 पर वैल्यू निकाल लें और उसकी हम fx1 की वैल्यू हम x1 पर निकाल लें और दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें fx2 माइनस fx1, जिस प्रकार से हमने ये लिखा हुआ है। और इसी चीज़ को अगर हम अपने PDF के फॉर्म में अगर हम भी लिखना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पे इंटीग्रल x1 टू x2 fx dx के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप अगर देखेंगे, हमको अगर कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx अगर दिया होता है तो हम किसी रैंडम वेरिएबल के किन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करने की प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं, राइट। और इसी चीज़ को आप अगर यहाँ पे अपने इस प्रोबेबिलिटी वाले कर्व से भी देखना चाहे अगर, तो अगर हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा कर्व है, ये कर्व हमारा स्मॉल fx अर्थात PDF का है और ये पॉइंट हमारा अगर x1 है और ये पॉइंट x2 अगर है, तो इस कर्व का जो एरिया है उसको कैसे निकालेंगे, x1 से लेकर के x2 के बीच में fx dx, ये तो एरिया होता है ये। और इसी एरिया को हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के द्वारा देखिए दिखाने की कोशिश भी करी है, राइट। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो PDF के अंदर कर्व का जो एरिया आता है वो हमारे प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो अब आपको उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो हमारी वैल्यूज़ आती हैं उसकी बेस पे हम जो हिस्टोग्राम बनाते हैं वो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ में किस प्रकार से एसोसिएटेड है। ओके, अब हमारी एक और प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर हमारा कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल अगर है, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, उदाहरण के लिए x0, उस पॉइंट के ऊपर इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है। अर्थात कि कोई रैंडम वेरिएबल x हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू को एज्यूम करे x0, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये हमारा किस प्रकार से आएगा, अगर हम यहाँ पे निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x0, तो इसको हम अपने इस वाले कॉन्सेप्ट से हम जो हमने ऊपर दिया है इंटीग्रल का इंटीग्रल x1 टू x2 fx dx, वहाँ पे हम कर देंगे इंटीग्रल x0 टू x0 fx dx और इसकी वैल्यू आप अगर निकालोगे तो ये 0 आ जाएगी। तो अर्थात किसी भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में किसी पॉइंट पर उसकी प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल की उस वैल्यू को एज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, राइट। अब हम आपको एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको दिखाते हैं कि हम अपने इस PDF के द्वारा इन भिन्न भिन्न तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक हमने यहाँ पे अपने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिया है इस प्रकार से, fx है, स्मॉल fx, जो हमारी अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ -x, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है। इसका मतलब ये है कि कोई हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जो इस प्रकार के मैथमेटिकल फंक्शन को फॉलो कर रही है। अब हमको यह निकालना है यहाँ पे कि अगर हमारा रैंडम वेरिएबल कोई दो वैल्यूज़ a और b के बीच में अगर लाई करता है तो इस घटना के या इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उसको हम सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेशन a टू b fx ds के द्वारा हम इसको यहाँ पे बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और इसको अगर आप इस कर्व के माध्यम से अगर देखना चाहें तो एक्सपोनेंशियल ऑफ -x का कर्व मैंने देखिए यहाँ पर ये प्लॉट किया हुआ है। और अगर हम कहें कि हमारे पास दो पॉइंट हमारे हैं a और b, तो उनके बीच में इस कर्व के द्वारा जो हमारा प्रोजेक्टेड एरिया है ये हमने इस शेडेड एरिया के द्वारा दिखाया हुआ है, और यही जो एरिया है यही हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर एक और हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को कंप्यूट करके दिखाते हैं सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे फंक्शन किस प्रकार से इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा है कि कोई भी रेलवे स्टेशन पे या मेट्रो स्टेशन पे जो हमारी ट्रेन्स होती हैं वो एक समय के अंतराल के बाद आती हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे किसी स्टेशन पे जो हमारी ट्रेन है हर 20-20 मिनट पर आ रही हैं, अब अगर कोई भी पैसेंजर है वो अगर उस स्टेशन पर आता है और उसको अगर ट्रेन पकड़नी है तो क्या होगा, उसका ट्रेन को पकड़ने का जो समय उसको कितना होगा, अर्थात उस इंसान को स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए कितना समय वेट करना पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि वेटिंग टाइम ऑफ द ट्रेन, राइट। कि कोई आदमी अगर हम कहें कि मान लीजिए कि जैसे जैसे अभी अगर ट्रेन छूटी है 2 मिनट पहले, तो अगली ट्रेन तो 18 मिनट के बाद ही आएगी, तो उस इंसान को 18 मिनट वेट करना पड़ेगा।
और अगर ट्रेन अगर 2 मिनट बाद आने वाली है और अगर वो स्टेशन पर आ जाता है तो उसको खाली 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई आदमी स्टेशन पर आ रहा है तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा अपनी ट्रेन के लिए ये नहीं पता है, इसीलिए ये हमारा एक रैंडम फिनोमेना हो जाएगा। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कोई भी अगर इंसान अगर स्टेशन पर आ रहा है तो उसको बहुत से बहुत 0 से 20 मिनट के बीच में ही के इंटरवल में इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत से बहुत 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, 20 मिनट के बाद तो ट्रेन आ ही जाएगी। और कम से कम इंतज़ार कितना होगा? 0। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह की घटना की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है तो हम अपना एक प्रोबेबिलिटी फ़ंक्शन इसकी आवश्यकता अनुसार डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कि इस तरह की घटना की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन कुछ इस प्रकार का होगा। fx अगर हमारा x की वैल्यू 0 से 20 के बीच में अगर है तो ये वैल्यू हमारा लेगा k, और अगर कोई और वैल्यू है जो 0 से कम है या 20 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू हमारी 0 होगी। यहाँ पे k हमारा कुछ कांस्टेंट है लेकिन इसकी वैल्यू अभी हमको मालूम नहीं है। तो अब इस k की वैल्यू कैसे निकाला जाए? तो हमको अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वहाँ से ये पता है कि अगर हम इंटीग्रल ओवर रेंज ऑफ x अगर हम करेंगे fx dx तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? 1। तो हमने क्या कर दिया, 1 इज इक्वल टू x की रेंज हमारी क्या है? 0 से 20 fx dx, और इस इंटीग्रल को सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारी आ गई 20k, और यहाँ से हमने निकाल लिया k इज इक्वल टू 1/20। राइट, तो जो हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका क्या बन के आ गया? fx इज इक्वल टू 1/20 अगर हमारे x की वैल्यू 0 से 20 के बीच में लाई कर रही है, और अदरवाइज ये हमारी वैल्यू को 0 लेगा। अब इसके द्वारा आप अगर कोई भी अपनी अगर इस प्रोबेबिलिटी को निकालना चाहते हैं कि कोई आदमी अगर 15वें मिनट में आता है तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। राइट, और उसी तरीके से हम इसी फंक्शन का अगर हम क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन भी अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कैपिटल fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपने पढ़ा था -∞ टू t ft dt। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से x, यहाँ पे 0 टू x होगा, -∞ टू x ft dt। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 0 से x और ft dt। आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए आ जाएगी x/20। अब इससे एडवांटेज क्या हुआ कि अगर हमको ये निकालना है कि वेटिंग टाइम हमारा 15 से 20 मिनट के बीच का होगा, अर्थात कोई अगर पैसेंजर हमारा प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको 15 से 20 मिनट के बीच में इंतज़ार करना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ से दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो PDF का इस्तेमाल करते हुए या अपने CDF का इस्तेमाल करते हुए। तो CDF का इस्तेमाल करते अगर हमको निकालना अगर है तो देखिए ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी अभी, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी कि राइट, इसी प्रोबेबिलिटी का देखिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि x हमारे 15 और 20 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? f20 माइनस f15, और f20 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? x/20, जहाँ पर हमारी x की वैल्यू है 20, तो ये कितनी हो जाएगी? 20/20। और f15 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? x/20, जहाँ पर x की वैल्यू हमारी है 15, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 15/20। तो इसको हम हल कर लेंगे तो आ जाएगी 0.25। इसका मतलब ये है कि कोई पैसेंजर अगर हमारा स्टेशन पे आता है तो 25% प्रोबेबिलिटी है कि उसको 15 से 20 मिनट के बीच में उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। राइट, तो इस तरह की आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न तरह की प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिनको हम अपने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के संदर्भ में निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे अपने इस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करी है और इसकी भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज़ की बात करी है, उसी तरीके से हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के संदर्भ में भी यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जब हम एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का था उसको हम अपने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में, उसी कॉन्सेप्ट को अपने डिस्क्रीट के केस में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। राइट, तो ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, चूँकि यहाँ पे x हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो जो भी हमारे x जिन जिन वैल्यूज़ को एज्यूम करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोबेबिलिटी उस रेंज में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। राइट,
अब चूंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में आपको पता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कुछ ही वैल्यूज़ पर अपनी वैल्यू लेता है, ये हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की तरह हर वैल्यू पर वैल्यू नहीं लेता है, राइट। तो इसलिए चूंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कुछ वैल्यूज़ पर ही प्रोबेबिलिटीज़ को एज्यूम करेगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन जिन वैल्यूज़ पर हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वैल्यूज़ ले रहा है, हमारी सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ उन सारे पॉइंट्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, राइट। और कुछ केसेस में हमारे पास ये एडवांटेजेस होता है कि हम इन प्रोबेबिलिटी को एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के द्वारा भी दिखा सकते हैं, राइट। तो अगर हम अपने इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि कैपिटल X हमारा एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो हमारा k डिफरेंट वैल्यूज़ को ले रहा है, राइट। तो जो उसकी वैल्यूज़ हैं अगर हम कह दें तो वो हमारी x1 x2 करके xk के फॉर्म में आ जाएंगी। अगर हमको अपना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कैपिटल X रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, अर्थात इसको ऐसे कहते हैं PMF, राइट। प्रोबेबिलिटी का P, मास का M और फंक्शन का F। तो यह जो PMF को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, Px इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू xi, और ये प्रोबेबिलिटी को हमने मान लिया कि सपोज हमारी Pi के बराबर है, तो i गोज फ्रॉम 1 to k, अर्थात x इक्वल टू x1 पर हमारी प्रोबेबिलिटी होगी P1 और x इक्वल टू x2 पर हमारी प्रोबेबिलिटी होगी P2 और x इक्वल टू xk पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, Pk। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन सारे पॉइंट्स x1 x2 xk के ऊपर हमारी डिफरेंट तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से जा रहा है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और कोई भी फंक्शन के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए जो भी हमारी प्रोबेबिलिटीज़ पी आई हैं, उनको हमारी इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हर एक पी आई की वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और सारी की सारी पी आई का जो योग है, सम है, वो हमारा 1 के बराबर होगा, अर्थात समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to k, पी आई शुड बी इक्वल टू 1, राइट। ये दो कंडीशंस हमारी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में अपना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन किया था, उसी तरीके से हम अपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में भी हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और उस केस में अगर हम कहते हैं कि x हमारा एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो उस केस में जो हमारा PDF है उसको डिफाइन करने के लिए हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, समेशन i गोज फ्रॉम 1 to k i xi लेस देन इक्वल टू x इंटू pi, जहाँ पर ये जो हमारा xi फंक्शन है ये हमारा एक इंडिकेटर फंक्शन है, और इस इंडिकेटर फंक्शन को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारा xi हमारा x से कोई भी कम की छोटी या उससे कम वैल्यू लेगा तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी, अदरवाइज ये 0 होगी। और जो हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो भी हमारा CDF है, ये हरदम एक स्टेप फंक्शन होगा, इस प्रकार से अगर हम कहें कि किसी इस तरीके का, राइट। तो अब हम चलिए यहाँ पर इस लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं, और आप देखेंगे कि इस लेक्चर में हमने आपको जो भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी या उससे एसोसिएटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे जिन कॉन्सेप्ट्स की बात करी है, चाहे वो रैंडम वेरिएबल्स हों, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में, इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है जिसको हम अपने BSc और MSc के कोर्सेज़ में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। मैं आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझको अपने मल्टीवेरिएट एनालिसिस के जो प्रोसीजर्स हैं वहाँ भी हमको भिन्न भिन्न तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको जो यूनिवेरिएट के संदर्भ में अपने प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चाहे वो रैंडम वेरिएबल हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो, या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसके कॉन्सेप्ट को देने की कोशिश करी है। और साथ ही मैंने आपको ये भी इंडिकेट करने की कोशिश करी है कि ये जो हमारी डेफिनेशन से परिभाषाएं कोई आकाश से नहीं आ रही हैं, ये हमारे जो प्रॉपर मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, गणित के नियमों होते हैं, ये उसके ऊपर आधारित है।
और आप देखेंगे कि जगह जगह पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे गणित के टूल्स तो हैं। और यहाँ पे हमने आपको जो आज जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो थ्योरी में कॉन्सेप्ट दिए हैं। मैंने आपको कुछ 1-2 एग्जांपल्स भी दिए हैं जिसके द्वारा आप इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये उदाहरण जितने मैंने दिए हैं वो शायद इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सफिशिएंट ना हो। इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी एक बीएससी लेवल की, जो भी एक एलिमेंट्री लेवल की, इंट्रोडक्टरी लेवल की जो भी कोई प्रोबेबिलिटी की बुक है, वहाँ से आप अपने इस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस और जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। और आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे आपको उदाहरण भी दिए हुए हैं। उन उदाहरणों को एक बार अपने हाथ से ज़रूर हल करिए। अगर आपको पीडीएफ की वैल्यू दी है तो भिन्न-भिन्न इंटरवल्स में आपको उनकी प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकालेंगे, उसके बारे में आप एक बार आप जब उस इंटीग्रेशन को अपने हाथ से हल करेंगे, देन आपको दिखाई देगा कि प्रोबेबिलिटीज़ हमारी किस प्रकार से निकाली जाती हैं। यह अपने में एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव और हमारा उद्देश्य यहाँ पे कुछ और है। इसलिए मैंने आपको बहुत ही इसको एलिमेंट्री लेवल पर आपको मैंने बताया है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम आगे इस्तेमाल करेंगे जब हम अपने यूनिवेरिएट से बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स के संदर्भ में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार किताब से पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। और हम आपको अगले लेक्चर पे मिलने फिर से आएंगे, जहाँ पे हम इस टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।